नमस्कार बच्चों, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अनीता शिक्षा पे। आज की क्लास 12th क्लास के जो बच्चे आरबीएससी से बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ आप लोग पूरा जो ये क्लास है इसको अटेंड करिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरह का पेपर आपको एग्जाम में मिलने वाला है और उसमें आप किस तरह से बहुत बढ़िया नंबर प्राप्त कर सकते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो आपका ये जो पेपर है ये होने वाला है 2 घंटे 45 मिनट का और मार्क्स जो हैं वो होंगे आपके 80 मार्क्स। तो 80 नंबर के प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में मिलेंगे। सबसे पहले जैसे ही आपको आपका प्रश्न पत्र मिले आप अपना उसमें रोल नंबर लिख दीजिएगा और आंसर बुकलेट में सारी जो प्रविष्टियां हैं उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में 4 सेक्शन में आपको आपके जो क्वेश्चन पेपर है इसमें क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और ये जो चारों सेक्शन हैं इनको किस तरह से डिवाइड किया गया है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। पहले जो 80 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस तरह से किया गया है उसको समझ लेते हैं। 80 मार्क्स में से आपकी जो फर्स्ट बुक है यानी जो आपकी टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है फ्लेमिंगो, उसमें से आपके 28 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद में आपकी जो सेकेंड बुक है विस्टास, उसमें से 17 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है उसमें पोइट्री और प्रोज सेक्शन दोनों को इंक्लूड करके मैंने बताया है। उसके बाद में आप आ जाइए थर्ड पोर्शन पे यानी ग्रामर। ग्रामर आपकी आएगी 8 नंबर की और जो राइटिंग पोर्शन आएगा ग्रामर का वो आपका आएगा 12 नंबर का और वो 12 नंबर जो है वो 4, 4 और 4 नंबर जो है उसमें डिवाइड किए गए हैं। यानी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें आप नोटिस, एडवर्टीजमेंट और इन्विटेशन, इसमें आपको चॉइस मिलेगी, आपको कोई भी 2 में से एक करना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो आपका लेटर राइटिंग का होगा। आपको लेटर राइटिंग के लिए 2 लेटर दिए होंगे, उनमें से कोई भी एक करना होगा। फिर एक क्वेश्चन आपका आएगा रिपोर्ट का और ट्रांसलेशन का, यानी आपको एक रिपोर्ट दी जा सकती है कि आप लिखिए किसी भी एक टॉपिक के ऊपर रिपोर्ट लिखिए या फिर आपको इंग्लिश में एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा उसको आपको ट्रांसलेट करना होगा हिंदी में। तो 4-4 नंबर के ये क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद में आप कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में देखिए 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और दोनों जो क्वेश्चन हैं उन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा और एक आपका 5 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से 15 नंबर आपके पैसेज में आपको स्कोर करने हैं। बच्चों, अगर 12th क्लास में आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के ना आए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसकी आंसर को लिखने की कोशिश करें तो आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, पता नहीं हम सही लिख रहे हैं या नहीं, लेकिन वो उत्तर सही होता है और आप इसी जद्दोजहद में उस क्वेश्चन को छोड़ आते हैं तो आप अपने नंबर गंवा बैठते हैं। तो पहली जो चीज़ है वो ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रश्न जो है उसको अधूरा ना छोड़े, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो ये तो हो गए आपके 80 मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो मैंने आपको बताया। तो बच्चों, सेक्शन ए जो है वो 20 अंकों का होगा और उसमें 3 प्रश्न होंगे और तीनों प्रश्न जो हैं उसके अलग अलग पार्ट्स होंगे। तो आप इन पूरे क्वेश्चंस को एक साथ करिएगा। मैं भी आपको समझा भी दूंगी किस तरह से करना है। सेक्शन ए हो गया आपका 20 नंबर का जिसमें आपकी ग्रामर आएगी। उसके बाद में हम चलते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। 2 पैसेज होंगे, 15 मार्क्स टोटल। ये जो दोनों पैसेज हैं ये आपको हेल्प करेंगे स्कोर करने में क्योंकि 15 नंबर के होंगे। उसके बाद में आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो गया और सेक्शन सी में 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 प्रश्न आपके 1-1 नंबर के होंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको 2-2 लाइनों में उनके आंसर्स लिखने होंगे। तो पहले वाला ये जो प्रश्न है इसमें आपको 20 शब्दों में उनके उत्तर लिखने होंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा उसमें आपको 30 to 40 वर्ड्स में उन प्रश्नों के उत्तर करने होंगे। अब 11 से लेके 18 नंबर तक के जो प्रश्न हैं ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे और टेक्स्ट बुक में से ही क्वेश्चंस होंगे। दोनों जो बुक हैं उनमें से आपके प्रश्न आएंगे। तो ये 2-2 नंबर के आपको प्रश्न करने हैं और 30 to 40 वर्ड्स में करने हैं। इसके बाद में 19 से लेके 22वां जो प्रश्न है ये सारे के सारे आपके 3 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी 19, 20, 21 और 22। और ये जो 19, 20, 21, 22 नंबर के जो प्रश्न हैं इसमें आपको चॉइस होगी। आपको कोई भी 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक करना होगा। तो बच्चों, 6 से लेके जो 18 तक के प्रश्न हैं उसमें आपको कोई चॉइस नहीं थी, यानी 6, 7, 8, 9, 10 जो 1 नंबर के हैं उसमें भी चॉइस नहीं है और 10 से लेके 18 तक जो क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के जो 8 प्रश्न आएंगे उसमें भी कोई चॉइस नहीं है। लेकिन 19, 20, 21, 22 जो प्रश्न हैं उसमें आपको चॉइस होगी, तो आप 2 में से कोई एक कर सकते हैं। और अब उसके बाद में आ जाएगा हमारा सेक्शन डी।
तो 23, 24 और 25 ये जो 3 प्रश्न हैं ये आपके सेक्शन डी में आएंगे। 23 नंबर का जो प्रश्न होगा उसमें आपको एडवर्टीजमेंट, नोटिस या इनविटेशन में से कोई भी एक चीज़ दी हुई होगी, यानी 2 दी हुई होंगी, आपको चॉइस होगी, आपको ये एक कर पाएंगे। तो आपका 23 नंबर हो गया। फिर आपका आ गया 24 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको एक रिपोर्ट दी हुई होगी और एक पूरा अनुच्छेद दिया हुआ होगा जिसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। दोनों में से कोई भी एक आपको करना होगा। फिर आ जाएगा आपका लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है आपका लेटर राइटिंग का, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी लेटर हो सकता है। ऑफिशियल लेटर में वो बिजनेस लेटर भी हो सकता है, कोई आप अपनी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं इस तरह का भी लेटर हो सकता है, वो आप देख लीजिएगा। और अगर आपको लेटर राइटिंग में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है या आपको एडवर्टीजमेंट लिखना नहीं आता है, आपको नहीं पता कैसे नोटिस लिखना है, तो मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं, मेरे इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप उनको जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं तरीका कि किस तरह से कोई भी लेटर लिखना कितना आसान है सिर्फ एक फॉर्मेट की मदद से। तो बच्चों, ये सारी चीज़ें तो थी एग्जाम के पेपर के बारे में। अब एग्जाम का पेपर मैं आपको एक दिखाने वाली हूँ, जो एक सॉल्व पेपर है, एक बुक में से ही मैंने लिया है और डेस्क वर्क में से वो पेपर मैंने लिया है, जो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ और उनको मैं हिंदी में भी अर्थ बताऊंगी कि क्वेश्चन का क्या मतलब है। इस पेपर के बाद में कल आप लोगों को एक पेपर और मैं अपलोड करूंगी, जो पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे, और आप लोग कोशिश करिएगा कि उस पेपर को आप स्वयं 2 घंटे 45 मिनट में करने का प्रयत्न करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। और अगर आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो बच्चों, पोएम्स जो हैं, उनके जो पोएट हैं उनके नाम और पोएम का सही पूरा नाम क्या है वो आप याद कर लीजिए। हर पोएम का मैसेज, थीम, सेंट्रल आइडिया, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आप याद कर लीजिए, क्योंकि जो भी छोटे छोटे प्रश्न आएंगे वो उसके बीच में से ही पूछे जाते हैं। तो अगर आपको आंसर याद होगा तो आप लिख देंगे। एक्सट्रैक्ट भी दिया हुआ हो सकता है आपको पोएम में, और उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो आपको पढ़ के उसमें से ढूंढ के लिखने होंगे। तो पोएम में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप सभी के लिए तैयार रहिए। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी पूछा जा सकता है, तो वो भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आप पूरा एक सॉल्व पेपर। तो देखिए कि किस तरह का पेपर जो है वो आपको एग्ज़ाम में आएगा और आप किस तरह से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितने सेक्शंस होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, ये सब कुछ आपको इस वीडियो को देख के क्लियर हो जाएगा। और इसी पेपर के आंसर्स भी आपको साथ के साथ मैं दिखा दूंगी। तो चलिए देखते हैं कि ये जो आपका इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है ये 2 घंटे 45 मिनट का होगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। टाइम आप नोट करेंगे कि आपका पेपर जो है वो इस बार 2 घंटे 45 मिनट का होगा। उसके बाद में देखिए मैक्सिमम मार्क्स, यानी कितने अंकों का होगा ये पेपर, आपका 80 नंबर का होगा और 20 मार्क्स आपके विद्यालय से जाएंगे। तो कुल मिला के आपका फिर ये 100 नंबर का लास्ट में रिजल्ट निकलेगा। अब बच्चों, जैसे ही आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलता है, इसमें आप ऊपर देखेंगे कि तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे, और मैं अभी आपको एक बार बता भी देती हूँ ताकि आप लोग इससे थोड़ा सा रूबरू हो जाएं कि किस तरह की चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में करनी है और क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी है। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या हैं। कैंडिडेट्स मस्ट राइट फर्स्ट हिज और हर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपल्सरीली, कि सबसे पहले जो विद्यार्थी हैं वो अपना रोल नंबर जो है उसको लिखेंगे अपने क्वेश्चन पेपर पर। ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको क्या करना है, आपका रोल नंबर लिखना है। और उसके बाद में ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, कि जो भी प्रश्न दिए हुए हैं सारे के सारे कंपलसरी हैं, यानी कि आपको अटेम्प्ट करने हैं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में चॉइस होती है और OR और दिया हुआ होता है, उन क्वेश्चंस में आपको एक करना होता है, दोनों में से कोई भी एक। लेकिन जो क्रम संख्या होती है प्रश्न की वो तो सेम ही होती है। जैसे मान लीजिए क्रम संख्या है 24 नंबर प्रश्न, तो 24 में अगर 2 प्रश्न दिए हुए हैं तो और से उनको अलग अलग किया गया है, तो वो है तो 24 नंबर का ही प्रश्न, तो आपको दोनों में से कोई एक करना होगा। तो इसी तरह से आप देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली। फिर जो बोर्ड के द्वारा जो आपको उत्तर पुस्तिका दी जाती है उसी के अंदर आप लोग अपने आंसर्स लिखेंगे। क्वेश्चन पेपर में आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पत्र के ऊपर कुछ भी लिखना अलाउड नहीं होता है, ना आप कोई चीज़ उस पर पेंसिल से टिक करेंगे। सिर्फ आपको अपना रोल नंबर लिखना है क्वेश्चन पेपर पे, बाकी सब चीज़ें आपको जो भी आंसर्स लिखने हैं आपके आंसर बुकलेट में लिखनी है।
आंसर बुकलेट जैसे ही आपको मिलती है, सबसे पहले उसके ऊपर जो प्रविष्टियाँ दी हुई होती हैं उनको आप कंप्लीट कर लीजिए। आपका जो रोल नंबर है, कौन से दिन का पेपर है, जो भी चीज़ें होंगी वो आपको वहाँ पे पहले दिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको टीचर्स समझा देंगे। फिर आप अपना जो पेपर है उसको लिखना शुरू करेंगे। अब आगे देखिए, फॉर द क्वेश्चंस हैविंग मोर देन वन पार्ट, यानी कि ऐसे प्रश्न जिसमें एक से ज़्यादा भाग होते हैं, द आंसर टू दोज पार्ट्स आर टू बी रिटन टुगेदर इन कंटिन्यूटी। तो उन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आप एक साथ लिखिएगा। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, ये देखिए आप स्क्रीन के ऊपर जैसे प्रश्न देख पा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, ये सेक्शन ए है ना। सेक्शन ए में देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, यानी हर प्रश्न के नीचे 4 ऑप्शन है और आपको सही ऑप्शन जो है उसको चुन के यहाँ साइड में लिखना है। ये तो प्रश्न पत्र है, लेकिन जब आप इस प्रश्न को कॉपी में करेंगे तब किस तरह से करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए पहला जो प्रश्न है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है ना, ये प्रश्न हो गए। अब आपको क्या करना है बच्चों, जिस तरह से यहाँ पर ये एक बॉक्स बनाया है, आप अपनी जो नोटबुक है उसमें लिखेंगे आंसर और उसके बाद में इस तरह का एक डब्बा बना लेंगे। ठीक है, आपने ऐसे एक डब्बा बना लिया, उस डब्बे को आपने डिवाइड किया, एक लाइन और खींच दी और उसके बाद में उसमें आपने लाइनें खींच दी इस तरह से, जैसे कि इसमें खींची हुई हैं। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। इस तरह से आप उसको डिवाइड कर लीजिएगा स्केल से लाइन खींच के। अब आपने क्या किया, क्योंकि 12 प्रश्न है, पहले प्रश्न के उत्तर में 12 प्रश्न है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आंसर नंबर 1 और उस आंसर नंबर 1 के आपने यहाँ पर बाकी के जो प्रश्न हैं, नंबर जो क्रम संख्या है नंबरों की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। और फिर इनके अंदर जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है ABCD में से, वो आप जो ऑप्शन सही है उसको आप इनके सामने भर देंगे। जैसे A का C हो गया, B का D हो गया, C का A, 4 का B, 5 का B, 6 का D, 7 का B, 8 का B, 9 का A, 10 का B, 11 का C और 12 का D। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, बाकी प्रश्न अभी हम डिस्कस करेंगे, क्या आंसर्स हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो समझने वाली वो यही है कि जब आप कॉपी में आंसर लिखेंगे तो जो पहला प्रश्न है इसके लिए आप इस तरह से एक डब्बा बनाएंगे और फिर उसके अंदर सिर्फ आपको प्रश्न का अंक लिखना है कि प्रश्न संख्या कौन सी है और नीचे उसके उत्तर लिखने हैं। आपको प्रश्न दिए हुए हैं ऊपर, इन प्रश्नों को उतारना नहीं है, सीधा सीधा आपको एक डब्बा बनाना है इस तरह का और आपको इस तरह से आंसर्स लिखने हैं। ठीक है बच्चों, बस। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कॉपी में हो जाएगा, यानी 2 लाइनों के अंदर आपने पूरा जो पहला प्रश्न है वो लिख दिया। तो ये एक साथ लिख दिया। उसके बाद में देखिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, वो इसी सेक्शन का है। तो आप जब सेक्शन ए कर रहे हैं तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन कर दीजिए, फिर जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आप आंसर 2 लिखेंगे और आंसर 2 लिख के आंसर 2 का पहला और आंसर 2 का दूसरा, सीधा आप आंसर 2 लिखेंगे, फिर आंसर 1 और आंसर 2। इस तरह से आप ये जो संख्या है ये डाल के लिख देंगे आंसर 1 और ये संख्या डाल के लिख देंगे आंसर 2 और इसके सामने आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन आपको उतारने की ज़रूरत नहीं, हालांकि इसमें लिखा हुआ है क्योंकि ये साथ साथ में समझाए हुए हैं। तो कॉपी में आपको प्रश्न नहीं उतारने, सिर्फ प्रश्न की संख्या लिखनी है। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न शुरू हो गया। अब तीसरे प्रश्न में भी देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, इस तरह से इसमें आंसर नंबर 3 का पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे लिख के और उसके सामने जो आंसर्स हैं बस वो आपको सही सही फिल करने हैं। तो इस तरह से अब आपका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में सेक्शन नंबर A कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी पहला जो सेक्शन है उसमें कितने प्रश्न आए आपके, 3 प्रश्न आए। पहले प्रश्न जो था उसमें 12 प्रश्न दिए हुए थे छोटे, जो उसके सब क्वेश्चन थे। दूसरा जो है ये देखिए उसमें 2 हैं और तीसरा जो है उसमें 6 हैं। ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है पैटर्न एग्ज़ाम का, यानी कम ज़्यादा हो सकते हैं प्रश्नों की संख्या, तो पर ये इस तरह का पेपर आपका आएगा। हम कर लेते हैं क्वेश्चन के आंसर्स को। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं, हु इज़ द टीचर इन द स्टोरी द लास्ट लेसन, यानी जो पार्ट है द लास्ट लेसन यानी आखिरी पार्ट, इस चैप्टर के अंदर यानी इस कहानी के अंदर जो टीचर हैं उनका नाम क्या है। तो बच्चों उन टीचर का नाम है M. हैमल, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। यानी आपको कहाँ प्रश्न पत्र में नहीं लिखना है, यहाँ पे आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि C आंसर होगा, ये नहीं लिखेंगे आप, ओके, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको उसी तरह नीचे डब्बा बना के उसमें आंसर फर्स्ट का C लिखना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मुकेश वॉन्ट्स टू बी अ डैश, मुकेश जो है वो क्या बनना चाहता था। तो मुकेश जो है वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। मैं सिर्फ आंसर्स बता रही हूँ आपको क्योंकि टाइम कम है, तो आप
देख लीजिएगा खुद भी सॉल्व करके और फिर अपना मिलान कर लीजिएगा इस पेपर के साथ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू रोजावेल्ट ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। तो इसका आंसर हो जाएगा फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच मनी डिड द पेडलर स्टील फ्रॉम द ओल्ड मैन्स कॉटेज। तो कितने पैसे चुराए थे जो बूढ़ा व्यक्ति था उसकी छोटी सी झोपड़ी में से पेडलर ने कितने पैसे चुराए थे? उसने 30 नूर्स चुराए थे, तो आंसर हो गया 30 नूर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ पिग डैश। तो द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग डैश। तो क्या है? दुनिया एक बहुत बड़ी चूहेदानी है, रैट ट्रैप है। तो आंसर हो गया इसका रैट ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, विच मेडिसिन वॉज अवेलेबल टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशंस ऑफ द पीपल ऑफ द चंपारण विलेज। तो कौन सी मेडिसिन थी? कैस्टर ऑयल था, क्विनेन थी, सल्फर ऑइंटमेंट था, तीनों की तीनों थी। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोएटेस कंपेयर्स हर मदर्स फेस टू। जो कवियत्री हैं वो अपनी माँ के चेहरे को किसके साथ तुलना करती हैं? तो अपनी माँ के चेहरे की वो तुलना एक डेड बॉडी से करती हैं, तो यानी अ कॉर्प्स से करती हैं। नेक्स्ट कि वो एकदम उस तरह से पीली पड़ गई है, बीमार आदमी की तरह, जैसे डेड बॉडी होती है ना उस तरह से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 8, द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आइज मीन्स डैश द बॉय इज डैश। तो बच्चा जो है वो कैसा था? बिल्कुल एकदम पेपर सीमिंग बॉय का क्या मतलब है? पेपर सीमिंग बॉय का मतलब है कि वो जो लड़का है वो कैसा दिखाई दे रहा था? वो बहुत ही पतला और कमज़ोर दिखाई दे रहा था। तो आंसर हो जाएगा थिन एंड वीक। तो इसका ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु कंपोज द पोएम कीपिंग क्वाइट। यानी कि जो कीपिंग क्वाइट कविता है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो बच्चों ये पैब्लो नेरूडा के द्वारा लिखी हुई है। आपको क्या करना है बच्चों, ये भी आप ध्यान रखिए कि एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने सारी जितनी कविताएं आपकी आ रही हैं उनके नाम कैसे पढ़ने हैं और क्या उसकी स्पेलिंग है, उसके साथ में उसके पोएट या पोएटेस के नाम सामने लिखे हुए हैं और याद भी करवाया है आपको। तो आप 1-2 बार उसको सुनेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग फ्रॉम। तो आंसर होगा इस द हेवंस ब्रिंक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन का बी आंसर है। व्हाट काइंड ऑफ लेडी वॉज आंट जेनिफर। आंट जेनिफर किस तरह की महिला थी? तो किस तरह की महिला थी बच्चा? वो टिमिड महिला थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एल्सेक एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट्स वर ऑक्यूपाइड बाय। किसने कब्जा कर लिया था एल्सेक और लॉरेन नाम के जो डिस्ट्रिक्ट थे उनके ऊपर? याद आया आपको किसने कर लिया था? पर्सिया ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरह से ये सारे के सारे आंसर्स आपको मेरे को लगता है समझ में आ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। यानी कि आपको पहले वाक्य को पढ़ना है और फिर ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है उसको इस्तेमाल करते हुए ये 2 वाक्य हैं। पहला देखिए, द गर्ल इज कमिंग हेयर, दूसरा है शी इज़ माई सिस्टर। ये 2 सेंटेंसेस हैं, इनको हु को यूज़ करते हुए जोड़ के बनाना है। तो आप जब इसको जोड़ेंगे तो 2 वाक्य जो दिए हुए हैं उनका क्या मतलब है? द गर्ल इज़ कमिंग हेयर, लड़की यहाँ आ रही है, शी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। हु मतलब होता है जो कि, जब हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है जो कि। तो लड़की जो कि यहाँ आ रही है वो मेरी बहन है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? द गर्ल, ये यहाँ से लेंगे और फिर ये जो हु है इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे, द गर्ल हु। फिर बाद में वापस हम इसी सेंटेंस को आगे कंटिन्यू करेंगे, इज़ कमिंग हेयर। अब शी तो हमने लड़की के लिए पहले ही बता रखा, तो दोबारा से अब हम शी नहीं लिखेंगे क्योंकि हम एक सेंटेंस में बना रहे हैं इसको। तो हो जाएगा द गर्ल हु इज़ कमिंग हेयर इज़ माई सिस्टर। तो ये जो यहाँ पर शी है और इज़ है, ये दोनों के दोनों यहाँ से हट जाएंगे, ये नहीं लिखा जाएगा आंसर में, और फुल स्टॉप जो है उसको भी आप हटा देंगे। तो ये एक वाक्य बन गया, यानी 2 सेंटेंसेस को आपने एक सेंटेंस में चेंज किया हु का इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द बॉय इज़ बैगर, यानी लड़का भिखारी है, यू गेव हिम फूड, तुमने उसको खाना दिया। तो हुम मतलब क्या है? यहाँ पे आपको हुम का यूज़ करना है। तो हुम का मतलब यहाँ पे है जिसको। तो लड़का जिसको तुमने खाना दिया वह एक भिखारी है, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, द बॉय हमने यहाँ से लिया,
उसके बाद में हमने whom जो है उसको यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है, और वापस सेंटेंस को आगे कंटिन्यू किया है, यू गेव फूड। अब हिम हट जाएगा क्योंकि प्रोनाउन को हम हटाएंगे, तो यू गेव फूड, ये हिम हट जाएगा, इज अ बेगर, और उसके बाद में फूड लिखने के बाद में आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इज अ बेगर। तो इस तरह से ये जो वाक्य है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, तो हर एक सेंटेंस के आगे आपको यहाँ पे ब्रैकेट में पीछे की तरफ 2 या 3 चीज़ें दी होती हैं जिनको आपको ढूंढ के सही उत्तर को भरना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश यू डोंट वर्क हार्ड यू वोंट पास, कि खाली रिक्त स्थान में क्या भरेंगे आप, कि काम नहीं करोगे, कठिन परिश्रम नहीं करोगे, तुम पास नहीं होगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। तो अगर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे इफ़। तो ये जो इफ़ है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस हो जाएगा, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू वोंट पास। तो हमने सिर्फ क्या किया, जो इफ़ है इसको यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक्स में हमने लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही वॉज डैश टायर्ड डैश ही कुडंट वॉक। तो वो इतना ज़्यादा थका हुआ था कि वो चल नहीं पा रहा था। तो सो और दैट का यूज़ होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सो और टायर्ड के बाद में आ जाएगा दैट। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक। वो इतना थका हुआ था कि वो वॉक नहीं कर पा रहा था, चल नहीं पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हेडमास्टर assured me to dash the issue of fees। तो टर्न ओवर और टर्न ऑन दो यहाँ पे आपको फ्रेजल वर्ब्स दी हुई हैं, सही आंसर इसका होगा टर्न ओवर, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट टाइम डज योर फादर डैश इन द मॉर्निंग। तो टर्न अप या गेट अप, दो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स दी हुई हैं, इन दोनों में से आपको सही चुन के लिखनी है। तो यहाँ पर सुबह उठने की बात हो रही है तो यहाँ पे हम लिख देंगे गेट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉट इज़ द टाइम डैश योर वॉच। जब भी हम कभी किसी से समय पूछते हैं तो बच्चों हमेशा ध्यान रखिए कि तुम्हारी घड़ी में कितना समय हुआ है। अगर हम इस तरह से पूछते हैं तो हम जब उसका प्रश्न बनाते हैं तो हम उसको ये बोलते हैं व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। तो हमेशा ध्यान रखेंगे समय पूछते समय हम घड़ी के से जब हम समय पूछ रहे हैं कि तुम्हारी घड़ी में कितना समय हुआ है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे बाय का। वैसे ही जिस तरह से इससे पहले वाला जो प्रश्न है उसमें गेट अप, गेट अप का मतलब होता है उठना, है ना। तो तुम्हारे पिताजी सुबह कितने बजे उठते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे गेट अप यूज़ किया। 5वें प्रश्न में व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हम ऐसे बोलते हैं ना, उस सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो बाय योर वॉच बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनिल इज़ फॉन्ड डैश स्वीट्स एंड टॉफ़ीज़। तो फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का शौकीन होना, यानी उसको वो चीज़ बहुत पसंद होती है। तो जब इस तरह का सेंटेंस हो कि तुम्हें किस चीज़ के तुम शौकीन हो या क्या चीज़ तुम्हें पसंद है, तो वहाँ पे फॉन्ड ऑफ यानी फॉन्ड के आगे ऑफ यूज़ होता है और कुछ भी नहीं आप यूज़ करेंगे। तो जनरल भाषा में जब हम इनको बोलते हैं तो आपको वैसे ही समझ में आने लग जाता है कि कहाँ पे कौन सी फ्रेजल वर्ब हमें यूज़ करनी है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा सेक्शन 2 यानी सेक्शन बी, ए हमने पूरा कर लिया जिसमें 3 प्रश्न कर लिए। अब यहाँ पे बी में चौथा प्रश्न आया है और चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पे एक पूरा का पूरा पैसेज दिया हुआ है। मैं इस पूरे वीडियो के बाद में ये जो डिफरेंट पेजेस हैं इनको आपको शो कर दूंगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद भी पढ़ के इनके आंसर्स कर पाएंगे। अभी सिर्फ मैं आपको समझा देती हूँ कि हमें क्या करना है। सेक्शन बी में प्रश्न नंबर 4 कर रहे हैं हम, और दिल्ली हैज़ ग्रोन इनटू द सिटी, यहाँ से आप पढ़ना शुरू करेंगे और पूरा पैसेज पढ़ेंगे। पूरा पैसेज है, काफ़ी लंबा है, इसको आप पूरा पढ़ेंगे और उसके बाद में बच्चों देखिए यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं इस पैसेज में से। तो आप पूरा पैसेज पढ़ने के बाद में जब प्रश्नों के उत्तर करेंगे वो मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको प्रश्न समझ में आ जाए। व्हाट टाइप ऑफ सिटी हैज़ दिल्ली ग्रोन इनटू, यानी जो दिल्ली शहर है वो किस तरह का शहर बन गया है। दिल्ली हैज़ ग्रोन इनटू अ सिटी दैट शन्स चिल्ड्रन हेयर हैव नो प्ले फील्ड्स और पब्लिक प्लेसेस टू हैंग आउट। ये इसका आंसर होगा। किस तरह से आंसर्स ढूंढने हैं ये इसके बाद एक वीडियो में और बनाऊंगी जिसमें आपको पूरा मैं समझाऊंगी कि
किस तरह से जो प्रश्न दिया है उसका आंसर हम ढूंढेंगे। इसमें तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये आप समझ लीजिएगा। जब आप खुद करें तो मिलान कर लीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज एक्सप्रेस्ड बाय कुरियन जोसेफ अबाउट दिल्ली। तो ये चीज़ें आपको वो जो ऊपर दिया हुआ पैराग्राफ था उसको जब पढ़ेंगे ना, पैसेज को, उसमें से उत्तर ढूंढने। तो कुरियन जोसेफ, अ सुप्रीम कोर्ट जज, हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज पेन ओवर द श्रिंकिंग प्लेइंग स्पेस ऑफ चिल्ड्रन इन दिल्ली। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज कुलदीप सिंह से एज एन अर्बन प्लानर। तो जब इसका प्रश्न का आंसर ढूंढेंगे तो ये पूरा जो प्रश्न का उत्तर है ये हमने उस पैसेज में से ही ढूंढा है। कुलदीप सिंह, अ फॉर्मर आर्किटेक्ट एंड अर्बन प्लानर, सेज दैट इनिशियली चिल्ड्रंस नीड वर the town planner's priority and that huge open spaces were reserved for children to play and mingle with each other. He hopes the few open spaces for kids are restored. तो ये आंसर हमने पैसेज में से ढूंढ के लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर टॉट लॉट्स। टॉट लॉट्स आर ह्यूज ओपन स्पेसेस इन नेबरहुड फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड अ सिमिलर वर्ड फॉर करेक्शन एंड एन एंटोनिम फॉर सेपरेट फ्रॉम द पैसेज। तो सिमिलर वर्ड यानी जो सेम होता है जिसका मतलब, उसको हम सिनोनिम बोलते हैं, और एंटोनिम का मतलब होता है किसी चीज़ का विलोम शब्द होना। तो पहला जो शब्द है करेक्शन, इसका सिनोनिम लिखना है, सिमिलर वर्ड लिखना है। तो करेक्शन का सिनोनिम हो गया रेक्टिफिकेशन, यानी दोनों शब्दों का मतलब जो है वो सेम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट यानी विलोम शब्द। तो जो सेपरेट वर्ड है उसका मतलब होता है अलग करना, है ना, सेपरेट करना, अलग करना। और ग्लूड का मतलब होता है चिपका देना, जोड़ देना। तो सेपरेट का विलोम शब्द हो गया ग्लूड। तो ये हमने पूरा जो पैसेज है इसके प्रश्नों के उत्तर करे। कहाँ से करे? जो ऊपर पैसेज दिया हुआ था उसमें से ढूंढ के लिखिए। अब पहला पैसेज आ गया, इस तरह का आप करेंगे। एग्जाम में बिल्कुल मत छोड़िएगा, हर प्रश्न का उत्तर उस पैसेज में आपको मिल जाएगा। पैसेज स्टार्ट हो गया, यानी अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो शुरू हो गया। इसमें भी पैसेज दिया हुआ है और वो आपको करना है। जो पहला प्रश्न था पैसेज का, उसमें देखिए बच्चों 2-2 नंबर के ये 5 प्रश्न थे, यानी 10 नंबर आपके पहले पैसेज में कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर सेकंड पैसेज जो है पूरा, देखिए इतना लंबा सेकंड पैसेज है पूरा, उसमें से ये प्रश्न आपको वापस 5 प्रश्न दिए हैं, लेकिन ये 5 प्रश्न 1-1 अंक के हैं। तो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस is a body reaction to any demands or changes in its internal and external environment. What important thing should be recognized? It is important to recognize the signs of our behavior. Next question देखिए, what signs appear in a stressed person? Muscle tension, palpitation and high blood pressure, indigestion and self-destructive behavior are some of the signs of a stressed person. What factors lead to stress? Changes in the external environment and working condition leads to stress. What is psychosocial stress? Psychosocial stress is the stress caused by such factors as competitiveness etc. in the society. तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर भी कहाँ से मिले? ऊपर हमने पूरा पैसेज पढ़ा और उसमें से हमें ये आंसर्स मिले। या फिर आप अनीता शिक्षा नाम से ही मेरा टेलीग्राम पे चैनल भी है, जहाँ से आप इसका पूरा PDF निकाल के रख सकते हैं और याद कर सकते हैं। सेक्शन C के अंदर पहला यानी क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका हमें आंसर करना है, और ये जो प्रश्न है ये आपके 1-1 नंबर के प्रश्न हैं। हाउ मेनी डॉलर्स डिड चार्लीज फ्रेंड सैम विदड्रॉ फ्रॉम हिज अकाउंट? यानी चार्ली के दोस्त ने अपने अकाउंट से कितने पैसे निकाले थे? तो $1200 निकाले थे। तो $1200 आपको याद होने चाहिए। और किस लिए निकाले थे? इन ऑर्डर टू बाय $800 वर्थ ऑफ ओल्ड करेंसी, क्योंकि वो $1200 से पुरानी करेंसी खरीदना चाहता था $800 की कीमत की। तो सैम विड्रू $1200 from his account in order to buy $800 worth of old style currency. How old was the prince when he spoke the word clearly before the astrologer? तो इसका आंसर क्या होगा? The prince was only 10 days old infant when he spoke clearly. यानी जो बच्चा था उसकी उम्र कितनी थी जब वो एकदम जो भविष्य वक्ता था उसके सामने जिसने स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कही? तो उस समय वो सिर्फ 10 दिन का बच्चा था, 10 दिन का नवजात शिशु था जब उसने जो भविष्यवाणी की थी
एस्ट्रोलॉजर ने उसकी बात का जवाब दिया था। कौन से चैप्टर में से है ये? द टाइगर किंग चैप्टर में से लिया गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, वाई वॉज सदाओ सेंट टू अमेरिका? सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया? सदाओ वॉज सेंट टू अमेरिका टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन। सदाओ को अमेरिका भेजा गया था पढ़ाई करने के लिए, सर्जरी और मेडिसिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ चेंज डिड मिस्टर लैम ब्रिंग इन डेरीज लाइफ? यानी कि किस तरह का बदलाव मिस्टर लैम जो हैं वो डेरी की ज़िंदगी में लेके आए। मिस्टर लैम इंस्पायर डेरी टू फेस द वर्ल्ड। मिस्टर लैम ने डेरी को दुनिया का सामना करने के लिए उसको मजबूत किया, उसको इंस्पायर किया यानी प्रेरित किया। ही ऑल्सो टोल्ड हिम टू स्टॉप फीलिंग सैड ओवर वॉट पीपल सेड अबाउट हिम। और उसने उनको ये भी बताया कि लोग क्या कहते हैं उसके बारे में तुम दुखी मत हुआ करो, उनकी भावनाएं क्या है उसको सुन के तुम दुखी मत हो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। ही परसुएडेड हिम टू लिव हैप्पीली एंड चेयरफुली। और उन्होंने उसको प्रोत्साहित करते हुए कहा कि तुम हमेशा खुश और मस्त रहा करो। तो ये जो प्रश्न है ये आपको भी एक सीख देता है कि कभी भी लोगों की परवाह मत करिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते हो। कर सकते हो क्या? बताना ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख के। इज़ इट पॉसिबल टू मेक एवरीबडी हैप्पी? कि जो भी आपके आसपास के सबको आप खुश कर सको, ऐसा नहीं होता। कोई ना कोई तो आपसे नाराज़ होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेड बामा सैड एंड एंग्री? बामा को किस चीज़ ने उदास और गुस्सा दिलाया? बामा's elder brother told her that they were not allowed to touch the things which the upper caste people used. जब बामा के बड़े भाई ने उसको ये बताया कि उनको परमिशन नहीं है, अनुमति नहीं है कि जो ऊंची जाति के लोग हैं उन चीज़ों को वो छू नहीं सकते जो उनकी होती हैं। दिस मेड हर सैड एंड एंग्री। तो इसको सुन के उसको वो उदास हुई और उसको गुस्सा भी आया। अब ये जो क्वेश्चन थे ये सब आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन थे, इसमें कोई चॉइस नहीं आ गई, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद में अब ये 2 नंबर के प्रश्न शुरू हो जाएंगे, यानी कि प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 ये आपके ऐसे प्रश्न होंगे जो एक एक नंबर के आएंगे और कोई चॉइस नहीं होगी। उसके बाद में आपका यहाँ से शुरू हो जाता है 11वां प्रश्न। आगे अब 12, 13, 14 और 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 प्रश्न तक आपके सेक्शन सी में प्रश्न हैं, जिसमें से देखिए 22वें नंबर में आपको चॉइस है 2 में से 1 करना है। 21वें नंबर में भी चॉइस है 2 में से 1 करना है। 20वें नंबर में भी चॉइस है 2 में से 1 करना है। 19वें नंबर में भी चॉइस है 2 में से 1 करना है। यानी कि 10वां जो प्रश्न आपने किया वहाँ तक तो आपके एक एक नंबर के प्रश्न थे। फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 यानी कि ये जो 8 प्रश्न आप और करेंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के होंगे और उसमें चॉइस नहीं होगी। 19 के बाद में 19, 20, 21, 22 ये जो प्रश्न हैं इनमें से 2 में से कोई एक करना है और 3 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। डगलस प्लान टू सेव हिमसेल्फ व्हेन ही वेंट डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन वाटर। यानी कि जब पहली बार डगलस जब पानी के अंदर गया था तो उसने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया था? उसने ये सोचा था कि जैसे ही मैं पानी के नीचे जाऊंगा मेरा पाँव जो है वो तलवे पे जैसे टच होगा ज़मीन पे पूल की, तो मैं ज़ोर से बॉडी को धक्का दूंगा जिससे कि मेरी बॉडी जो है वो झटके से ऊपर आएगी और फिर मैं पाँव मारता हुआ पैडलिंग करता हुआ कहाँ चला जाऊँगा? साइड में चला जाऊँगा पूल के और फिर निकल जाऊँगा। तो आंसर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ही वॉज सिटिंग ऑन द साइड ऑफ द पूल। वो स्विमिंग पूल के बगल में बैठा हुआ था। अ बिग स्ट्रांगली बिल्ट बॉय केम देयर। एक बड़ा मजबूत सा लड़का वहाँ आया। ही थ्रू डगलस इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल। और उसने डगलस को धक्का मार दिया उस पूल के अंदर, तो वो बिल्कुल नीचे तक चला गया। ऑन द वे डाउन टू द बॉटम, जब उसने धक्का लगाया और डगलस पानी के अंदर डूब रहा था, बॉटम की तरफ जा रहा था, पूल के एकदम नीचे तलवे तक जा रहा था। ही प्लान टू मेक अ बिग जंप। तो उसने एक योजना बनाई कि वो एक ऊंची सी छलांग लगाएगा जैसे उसके पाँव ज़मीन पे टच होंगे। व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम कम टू द सरफेस, जिससे कि जब वो ऊपर से वापस नीचे से जब ऊपर आएगा सतह पर आएगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, तो वो अपने पाँव से फिर बाद में पैडल करते हुए तैरते हुए पूल के किनारे पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट of 25% refund to the farmers? The official inquiry found the big planters guilty of deceitfully extorting money from the sharecroppers. Gandhi agreed to the
refund of 25% of the money extorted by the landlords. Gandhi said that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords were made to surrender a part of the money and their प्रेस्टीज। तो आप इसको याद कर सकते हैं। वैसे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में ये आंसर्स लिखे हुए हैं क्योंकि मैंने एक बुक में से ही ये पूरा पेपर जो है वो मैं आपको समझाने के लिए दिखा रही हूँ। इसके बाद एक पेपर मैं आपको और अपलोड करूँगी जो पेपर नंबर 2 होगा, जिसमें इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर्स मैं बहुत शॉर्ट में आपको लिखना सिखाऊंगी, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ इज़ द मैप डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्लम। The map on the wall of the slum school classroom shows a civilized world with its prosperity, knowledge, love, and all the good things of life. But the life of the slum children suffers from ignorance, poverty, hunger, and sickness. अब बच्चों हर लाइन का अगर मैं हिंदी में मतलब समझाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप यहाँ से आंसर्स नोट करके लर्न कर लीजिएगा क्योंकि इतना टाइम अभी आपके पास भी नहीं है पूरा समझने के लिए, और मेरे पास भी नहीं है क्योंकि मुझे इसके बाद आपको समझाने हैं क्वेश्चन आंसर्स एक वीडियो और बना के उसके माध्यम से। नेक्स्ट देखिए, व्हाट मैसेज डज द पोएम कीपिंग क्वाइट गिव अस, यानी जो कविता है कीपिंग क्वाइट वो हमें क्या संदेश देती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। दिस पोएम emphasizes the importance keeping quiet and doing in nothing for a short duration. Doing this will give us an opportunity to think over our activities, reassess them and correct them. The silence thus brought will interrupt our sadness. We are sad because we never understand ourselves. तो पूरी जो आंसर है उसका मतलब यही है कि हमें कुछ समय कभी कभी शांत भी रहना चाहिए जिससे कि हम अपने आप को समय दे सकें, अपने आप को समझने में हमें मदद हो सके और हमारी इस शांति में कोई भी हमें बाधित ना करे। What are the different things of beauty mentioned in the poem A Thing of Beauty? तो A Thing of Beauty जो कविता है जॉन कीट्स के द्वारा लिखी हुई, उसमें से ये क्वेश्चन है। The thing of beauty mentioned in the poem by the poet John Keats are the sun, the moon, trees, young and old daffodils, clear streams, musk rose, grandeur of the mighty dead and lovely tales। तो बड़ी ही खूबसूरती से जॉन कीट्स जो हैं उनको ब्यूटी का कवि भी माना जाता है। वो हमेशा खूबसूरत चीज़ों के बारे में लिखते हैं। तो प्रकृति की जो खूबसूरत चीज़ें जैसे कि सूरज है, चंद्रमा है, जो पेड़ हैं छोटे बड़े, डेफोडिल्स जो हैं फ्लावर्स, और बिल्कुल साफ़ सुथरी जो नदियाँ हैं उनकी लहरें हैं, मस्क रोज़ है, इन सब के बारे में वो बताते हैं। वॉट डिड द किंग रिजॉल्व एंड वाई। द टाइगर किंग में से ये चैप्टर में से क्वेश्चन है। द किंग रिजॉल्व दैट ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग 100 टाइगर्स। यानी जो राजा था उसने ये कहा कि वो कोई भी मामला जो है उसको तभी सॉल्व करेगा पहले वो 100 बाघों का शिकार करेगा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड प्रिडिक्टेड दैट द टाइगर किंग वुड बी किल्ड बाय टाइगर, क्योंकि जो राज ज्योतिष था उसने घोषणा की थी कि जो ये राजा है इसकी मृत्यु जो है वो एक बाघ के कारण होगी। तो वो कहता है मैं 100 बाघ मार दूंगा तो फिर कौन मुझे मारेगा। इवन इफ द किंग किल 99 टाइगर्स द 100 टाइगर वुड किल हिम। यानी उसने क्या किया था, वैसे भी हमने पूरी स्टोरी पढ़ी तब देखा कि 99 तो उसने बाघ मार दिए थे, लेकिन बाद में मरा किससे, एक लकड़ी का जो बाघ था जो उसने अपने बेटे को गिफ्ट किया था उसमें से एक स्पाइक निकली हुई थी जो उसकी चुभ गई और उसके कारण उसकी मृत्यु हुई। तो आखिर में हुई तो एक बाघ से ही। देखिए, हाउ कैन यू से दैट सदाओ वॉज अ ट्रू डॉक्टर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। सदाओ वॉज अ वेरी फेमस डॉक्टर व्हेन जापान अमेरिका वर एट वॉर। यानी जापान और अमेरिका का जब युद्ध हो रहा था उस समय सदाओ नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर था। ही हेल्प्ड अ प्रिजनर ऑफ वॉर, और उसी युद्ध के एक दुश्मन योद्धा की उन्होंने मदद करी थी, उसका इलाज किया था। ही वॉज नॉट अ ट्रेटर, वो कोई देशद्रोही नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी ये ड्यूटी है कि पहले मैं बीमार का इलाज करूंगा, चाहे वो मेरा देश का हो चाहे दूसरे का, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर का जो प्रोफेशन होता है उसमें मुझे मानवता को देखना होता है कि सामने वाला अगर उसको मेरी ज़रूरत है, मैं डॉक्टर हूँ तो पहले मैं उसका इलाज करूँ, ये नहीं देखूँ कि वो मेरे देश का है दूसरे देश का है। He was ready to sacrifice his own life for the sake of his patient, और वो अपनी जान को भी दाव में लगाने के लिए तैयार हो जाते थे अपने मरीजों को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Why did Derry like sculpted places? Derry was a 14-year-old boy. He had his face
बर्नट अप ऑन वन साइड, यानी डेरी जो है वो एक 14 साल का लड़का था और उसका एक तरफ से चेहरा जो है वो जल गया था। द एसिड नॉट ओनली बर्नट अप हिज फेस, और उस जो एसिड से जला था उसने खाली उसका चेहरा ही नहीं जलाया था, इट ऑल्सो बर्नट अप हिज सोल फ्रॉम इनसाइड, यहाँ तक कि उसने उसकी आत्मा को भी अंदर से जला दिया था। He became a victim of inferiority complex and started avoiding a company of people, जिसके कारण कि वो inferiority complex का शिकार हो गया और वो लोगों को avoid करने लग गया, नज़रअंदाज करने लग गया, उनसे थोड़ा दूर भागता था, लोगों के बीच में नहीं जाता था। He was feared and avoided on account of his ugly face, क्योंकि उसको ये लगता था कि उसका चेहरा जो है वो भद्दा हो गया है, लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, तो इस चक्कर में वो लोगों से दूर रहता था। For this reason he liked स्क्यूल्डेड प्लेसेस, इसलिए वो हमेशा ऐसी जगहों पे जहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं होती थी, लोग नहीं होते थे, एकांत होता था, ऐसी जगहों पे रहता था। डिस्कस द लिविंग कंडीशन ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के जो लोग थे उनके जीवन के बारे में बताइए कि वो कैसा जीवन जीते थे, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। मोर देन 1000 फैमिलीज ऑफ रैग पिकर्स लिव इन सीमापुरी, यानी सीमापुरी जो नाम की जगह थी उस पर 10,000 से भी ज़्यादा परिवार जो हैं वो वहाँ रहते थे। दे ऑल केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971 आफ्टर द स्ट्रोम, तूफान के बाद में 1971 में वो सब बांग्लादेश से यहाँ आ गए थे। एवरीथिंग दे हैड वॉज स्वेप्ट अवे इन द स्ट्रोम, क्योंकि जो कुछ भी उनके पास था वो सारा का सारा तूफान में जो तहस नहस हो गया था। नाउ दे हैव मड स्ट्रक्चर्स विद टिन टारप्यूलिन रूप्स, अब वो लोग यहाँ पे सीमापुरी नाम की जो जगह है दिल्ली के एकदम छोर पे वहाँ रहते थे, और अब इनके जो घर थे वो मिट्टी के बने हुए थे और इनके घरों की जो छतें हैं वो टिन की और टारपुलिन की बनी हुई थी। दे डू नॉट हैव एनी ड्रेनेज, उनका वहाँ पे पानी के निकलने का निकासी का कोई भी ऐसा साधन वहाँ नहीं है। सीवेज और रनिंग वाटर, पानी की भी सुविधा नहीं है। फॉर देम फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन देयर आइडेंटिटी, उनके लिए खाना जो है वो उनकी पहचान से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो गई है उनके जीवन में। वो कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं है हमें पहचान मिले या नहीं मिले, हमें तो सिर्फ भोजन मिल जाना चाहिए, 2 टाइम की रोटी मिल जानी थी। दे ऑलवेज फाइंड समथिंग यूजफुल इन द गार्बेज, वो हमेशा कचरे में ढूंढते हैं कि कुछ ना कुछ उनको उस कचरे में महत्वपूर्ण मिल जाएगा। सो इट इज़ गोल्ड फॉर देम, इसलिए वो जो कचरा है वो उनके लिए सोना है। कर लिया उत्तर, दूसरा भी इसी का ही है, दोनों में से कोई एक करना था। ये इंडिगो चैप्टर में से है। हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पीसेंट्स इन चंपारण, चंपारण के लोगों की गांधी जी ने कैसे मदद करी, किसानों की। गांधी फॉट फॉर द पीजेंट्स ऑफ चंपारण एंड हेल्प देम अचीव फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। द पीजेंट्स ऑफ चंपारण वर शेयर क्रॉपर्स who tilled the land owned by the British landlords. The peasants were legally bound to plant 15% of their land with indigo and surrender the entire crop as rent to the landlords. When synthetic indigo was developed, the landlords extorted money from the peasants as compensation. Gandhi led a mass movement against this, and the peasants got their rights and freedom from exploitation. आप आंसर याद कर लीजिएगा। हाउ डिड द ऑथर बिकेम अ परफेक्ट स्विमर, यानी कि जो ऑथर हैं यानी जो आपको कहानी सुना रहे हैं वो एक परफेक्ट स्विमर यानी एक अच्छे तैराक कैसे बने, जिनका नाम था डगलस। डगलस एंगेज एज इंस्ट्रक्टर टू टीच हिज स्विमिंग। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड डगलस, अ रोप वॉज अटैच्ड टू द बेल्ट that went through a pulley. He held on the end of the rope and ensured that Douglas would not drown. They went back and forth. Within 3 months, the terror of water started to become less and less, and the instructor also taught him to exhale in water and to kick his legs. Douglas became a perfect swimmer. पूरा तरीका बताया है कि किस तरह से जो तैराक बनाने में जो इंस्ट्रक्टर था उसने कैसे मदद करी डगलस की। जस्टिफाई द टाइटल लास्ट लेसन, लास्ट लेसन जो पार्ट का नाम दिया गया है उसको आपको समझाना है कि वो सही है। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलास एंड लॉरेन हैड पास्ड इनटू पर्सियन हैंड्स एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रेंच डिफीट इन द Franco-Persian War 1870 to 1871. M. Hamel was teaching French in the school for the last 40 years. He was a devoted and strict teacher, and old from Berlin changed everything. Now only German was to be taught in place of French. Today was the last lesson in French. M. Hamel had to go. He emphasized the importance of one's mother tongue. Even the villagers attended his last lesson. The title is apt.
तो इसमें ये बताया गया है कि जो आखिरी लेसन जो दिया गया था एम हैमल के द्वारा, वो बिल्कुल सही इस पार्ट का नाम रखा गया है, क्योंकि वो उनका वास्तव में लास्ट ही लेसन था, क्योंकि अब उनको वहाँ से जाना था। अब वहाँ के स्कूल में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ डेरी, क्वेश्चन नंबर 21 है कि डेरी के बारे में आपको कुछ लिखना है कि वो 14 साल का बच्चा था, उसका चेहरा जल गया था। मैंने पहले भी आपको ऊपर समझाया ना, सेम वही चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में इसी में चॉइस दी है, राइट अबाउट द थीम ऑफ द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, कि जो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर है उसकी थीम के बारे में लिखना है, विषय वस्तु के बारे में लिखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। हाउ कैन यू से दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, आप कैसे कह सकते हैं कि जो थर्ड लेवल यानी तृतीय तल जो था वो एक माध्यम था चार्ली के लिए एस्केप का, यानी भागने का, जो उसकी दिनचर्या चल रही थी उससे भागने का। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, वाई कुड सदाओ नॉट किल हिज एनिमी, सदाओ ने अपने एनिमी को क्यों नहीं मारा। तो सदाओ एक डॉक्टर था और जो उसका दुश्मन था वो बीमार था, तो उसको उसका इलाज करना था, इसलिए उसने उसको नहीं मारा कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा काम जीवन देना है, जीवन लेना नहीं है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट करके आंसर को लिख के याद कर लीजिएगा। अब बच्चों इम्पॉर्टेंट सेक्शन डी आ गया, जो बहुत ज़रूरी है आपको समझना। डी है बच्चों, इसके अंदर देखिए आपको एडवर्टीजमेंट आ सकता है, आपको नोटिस आ सकता है और आपको इनविटेशन भी आ सकता है। तीनों में से कोई भी चीज़ आ सकती है चॉइस में। अब सेक्शन डी का जो 23 नंबर क्वेश्चन है, यू आर लुकिंग फॉर वन रूम सेट ऑन रेंट नियर योर स्कूल, राइट इन एडवर्टीजमेंट गिविंग असेंशियल डिटेल्स, डोंट फॉरगेट टू मेंशन द अमाउंट ऑफ रेंट यू आर रेडी टू पे। यानी कि आपको एक रूम का कमरा जो है वो किराए पर चाहिए, उसके लिए आपको एक एडवर्टीजमेंट देनी यानी इश्तिहार देना है अखबार में। तो उसके लिए आप एक विज्ञापन कैसे लिखेंगे वो अब आपको इसमें आंसर है। तो जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है, विज्ञापन जब भी आप लिखते हैं तो पहले आप अपना विज्ञापन लिख लीजिए और उसके बाद में उसको एक डब्बे में इस तरह से आप उसको बंद कर दीजिए और ऊपर आप वो एक लाइन खींचेंगे, ऐसे बीच में उसको डिवाइड करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि किस चीज़ का वो इश्तिहार है। जैसे ये एक किराए के लिए है तो अकोमोडेशन वांटेड, यानी रहने की जगह चाहिए, ऐसे करके आपने इश्तिहार देखा होगा। बच्चों आप एक काम कीजिएगा, आपके घर में जो भी न्यूज़पेपर आता है हिंदी का, इंग्लिश का, उसको आज उसमें जो जहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट्स आती हैं उसको आप देखेंगे तो हर एक जगह पे आप देखेंगे अलग अलग कॉलम्स बने होते हैं कि वर चाहिए, वधू चाहिए, मकान चाहिए, बेचना, खरीदना, है ना। तो जिस भी बारे में आता है वो चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। तो जैसे ये प्रश्न आया, इस प्रश्न को पढ़ने के बाद में आपको क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा है यू आर लुकिंग फॉर, यानी आप ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? वन रूम सेट ऑन रेंट, यानी कि किराए के लिए आप ढूंढ रहे हो ना। तो इस लाइन को पढ़ते ही यू आर लुकिंग फॉर वन रूम सेट ऑन रेंट, इससे आपको पता चल गया कि आपको किस बारे में लिखना है एडवर्टीजमेंट, अकोमोडेशन वांटेड में लिखना है। अब आपने लिख दिया। अब जब आप लिखना शुरू करेंगे तो इसमें एक ही चीज़ मेंशन करिए कि आप उसमें ये ज़रूर बताइएगा कि आप कितना किराया दे सकते हैं, ताकि अगर कोई संपर्क करे आपसे तो वो उस किराए को मद्देनज़र रखते हुए करे। तो आपने क्या लिखा? वन रूम सेट विथ लैट बाथ, यानी आपको एक कमरा चाहिए जिसमें लैट्रिन बाथरूम अटैच हो या फिर फैसिलिटी हो। फॉर अ वेजिटेरियन नॉन स्मोकिंग स्टूडेंट, यानी कि आप एक शाकाहारी विद्यार्थी हैं और आप किसी भी तरह का धूम्रपान नहीं करते हैं। नियर SBIOA, कौन सी जगह के पास चाहिए आपको, वो भी आपने एड्रेस लिख दिया, स्कूल। SBIOA स्कूल के पास में चाहिए, मानसरोवर। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, रेंट अप टू 1000 अ मंथ, यानी कि आप 1000 रुपया ही पे कर सकते हैं एक महीने का। तो अगर किसी के पास मकान होगा और इससे ज़्यादा किराए का होगा तो वो आपसे संपर्क नहीं करे। राइट टू प्रकाश जैन, क्लास 12th, SBIOA स्कूल, मानसरोवर, जयपुर। तो इस तरह से आपको अपना अकोमोडेशन वांटेड के लिए आपने इश्तिहार निकाल दिया, विज्ञापन निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में चॉइस दी हुई है कि अब आपको ये क्वेश्चन करना है तो आप करिए, नहीं तो फिर आप दूसरा यहाँ पर देखिए और दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि चॉइस है। क्वेश्चन दूसरा क्या है? यू आर सुमित्रा और सुमित, लड़कियाँ सुमित्रा नाम लिखेंगी, लड़के सुमित नाम लिखेंगे। स्टडिंग ऑन गवर्नमेंट, यहाँ पे इन होगा, स्टडिंग इन गवर्नमेंट
सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में पढ़ती हैं या पढ़ते हैं। योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ डिबेट कॉम्पिटिशन, आपका जो विद्यालय है वो एक डिबेट कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता जो है उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। ड्राफ्ट नोटिस एज अ कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल स्टूडेंट यूनियन। अब आपको अपने आप को आपकी जो विद्यालय की जो स्कूल स्टूडेंट यूनियन है उसकी तरफ से आप एक विज्ञापन निकालेंगे, क्योंकि आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं। तो ये किस तरह से निकाला जाएगा वो देखिए। नोटिस लिखते समय आप क्या ध्यान रखेंगे कि पहले आप एक ऐसे डब्बा बनाएंगे, ठीक है, रेक्टेंगुलर। उसके बाद में फिर आप उसमें को डिवाइड करेंगे। ऊपर जो नोटिस निकालता है उसका नाम जो ये जो कैपिटल लेटर्स हैं उसमें आपको लिखना है। जैसे कि इसमें लिखा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, तो कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिख दिया स्कूल का। यहाँ पे आप लिखेंगे तारीख, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ दिनांक, यानी 11 फरवरी जैसे इसमें लिखा हुआ है। आप मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 31 तारीख को है तो आप 31 मार्च 2022 भी लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर देखिए नोटिस लिखा हुआ है और ये भी बड़ी ABCD में यानी कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। उस तरह नोटिस लिखना है बिल्कुल इसके बीचों बीच। उसके बिल्कुल नीचे आपको बीच में सेंटर में लेते हुए यहाँ पर देखिए एनुअल इंग्लिश डिबेट, यानी किस बारे में है ये नोटिस, यानी ये सूचना पट पे जो लगाई जाती है वो है ये, और किस बारे में है कि आपके विद्यालय में इंग्लिश डिबेट कंपटीशन है। तो ये भी आप कैपिटल में लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, नोटिस लिखते समय पहले ऐसे एक डब्बा बनाइएगा, ऊपर जो नोटिस निकालने वाला है उसका नाम कैपिटल लेटर्स में बड़ी ABCD में आ जाएगा, फिर नोटिस भी बड़ी ABCD में आएगा, और फिर एनुअल जो भी टॉपिक होगा वो यहाँ पे आप लिख देंगे। मान लीजिए SCPW कैंप का है, ब्लड डोनेशन का है, जो भी होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा और वो भी कैपिटल लेटर्स को आप यूज़ करेंगे। हो गया। उसके बाद में आप अपना जो मेन नोटिस है उसको लिखेंगे और बहुत ही साधारण सिंपल भाषा में लिखेंगे, और जो मुख्य बातें हैं वही नोटिस में लिखी जाती हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं। तो आपने सीधा सीधा क्या लिखा, द एनुअल इंग्लिश डिबेट ऑफ आवर स्कूल विल बी हेल्ड ऑन 4th and 5th मार्च, कि हमारे विद्यालय की जो वार्षिक डिबेट कंपटीशन है वो 4 और 5 मार्च को होगी, है ना। दोज हु विश टू पार्टिसिपेट, जो भी इसमें भाग लेना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, मस्ट गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड बाय 15 फरवरी। वो लोग जो भी इसमें भाग लेना चाहते हैं वो अपना नाम जो है, अंडरसाइंड का मतलब है जिसका नाम नीचे लिखा हुआ है इस नोटिस में, उसको अपने नाम जाके नोट करवा दें। और कब तक नोट करा दें, 15 फरवरी तक नोट करा दें, ठीक है। देयर आर अट्रैक्टिव प्राइजेस एट 3 levels and 1 consolation प्राइज। अब आपने इसमें आगे लिखा है, लेकिन अगर चाहें तो ये लिखिए, नहीं तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लिखें कि जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनको इनाम दिए जाएंगे, आकर्षित इनाम दिए जाएंगे 3 लेवल तक, यानी 1st, 2nd, 3rd के लिए, और कुछ कंसोलेशन इनाम भी दिए जाएंगे। तो ये जो लास्ट वाली लाइन है ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपने खाली यहीं तक लिखा है कि अंडरसाइंड बाय 15 फरवरी या जो भी तारीख आप डालना चाहें, तो ये आपका नोटिस वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में आप फिर नाम लिखेंगे सुमित, क्योंकि ऊपर दिया हुआ था ना सुमित, और आप क्या हैं, आपका और जो पद है वो लिखा जाएगा कल्चरल सेक्रेटरी स्टूडेंट यूनियन की। तो इस तरह से आपका नोटिस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 24। अब इस प्रश्न में क्या दिया गया है कि यू आर अरुण और अनीता, कि या तो आप अरुण हैं या फिर आप अनीता हैं, स्टडिंग इन GSS जोधपुर, आप GSS जोधपुर में पढ़ रहे हैं। योर स्कूल हैज़ सेलिब्रेटेड एनुअल फंक्शन रिसेंटली, आपके विद्यालय में अभी अभी एनुअल फंक्शन मनाया गया है। राइट अ रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन द स्कूल मैगजीन इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो जो चीज़ हो चुकी है उसके ऊपर हम रिपोर्ट लिखते हैं। तो अब आपको एक रिपोर्ट बनानी है कि भाई आपके जो विद्यालय में ये जो एनुअल फंक्शन हुआ था उसके बारे में आप लिखेंगे, ताकि वो आपके विद्यालय की मैगजीन में छापा जा सके। तो अब देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले लिख दिया एनुअल फंक्शन सेलिब्रेटेड, फिर आपने क्या लिखा, आप अपना नाम लिखेंगे ना, कौन इस चीज़ को बता रहा है, तो बाय यानी किसके द्वारा ये लिखा गया। इसी तरह से आपको एक ब्रैकेट बनाना है और उसमें लिखना है बाय अरुणा या अनीता, क्लास 12th, ठीक है, कि आप क्लास 12th के विद्यार्थी हैं और आपने ये रिपोर्ट तैयार करी है, तो आपका नाम आएगा। और रिपोर्ट किस बारे में है वो कैपिटल लेटर्स में बड़ी ABCD में आपको ऊपर लिखना है, फिर अपने बारे में लिखना है। 2 चीज़ें लिखनी है, उसके बाद आप अपनी रिपोर्ट तैयार करी हुई पूरी बोलेंगे। अब उसके बाद में आपने अपना जो पूरा का पूरा
अपनी तरफ से जो रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है वो यहाँ पर लिख दिया। इसमें आपको कोई डब्बा वगैरह नहीं बनाना है, ये तो सिर्फ मैंने आपको ये बताया था कि ये रिपोर्ट ऐसे लिखी हुई है। ये आप सीधा लिखेंगे जैसे आप एक पैराग्राफ लिखते हैं उसी तरह से। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप लिख भी सकते हैं। उसके बाद में बच्चों देखिए एक क्वेश्चन और, क्योंकि यहाँ पे चॉइस दी हुई है और दिया हुआ है, तो दूसरा प्रश्न क्या दिया है, ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी। इस तरह से एक पैसेज आपको दिया जाएगा, अनुच्छेद हैं इसमें अलग अलग, और इस पैसेज को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। जैसे द एंशिएंट ग्रीक्स कंसिडर्ड गेम्स सो इम्पॉर्टेंट दैट दे मेजर टाइम बाय द इंटरवल बिटवीन देम। तो इसको जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका अर्थ होता है, प्राचीन समय के यूनानी लोग खेलों को इतना महत्वपूर्ण मानते थे कि वे समय को खेलों के बीच के मध्यांतर से मापते थे। तो इस तरह से आपको एक एक लाइन को हिंदी में ट्रांसलेट करके बस उसका हिंदी करके यहाँ लिखना है। ईजी है, तो इसको आप बिल्कुल भी एग्जाम में छोड़ के मत आइएगा। लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, ये है 25वां प्रश्न, जिसमें आपको फिर 2 चॉइस मिलेंगी। पहला जो प्रश्न है वो देखिए, राइट अ जॉब एप्लीकेशन, यानी कि आपको नौकरी के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है, प्रार्थना पत्र लिखना है, और उस नौकरी में आप किस पोस्ट के लिए लिख रहे हैं। फॉर दी पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश लेक्चरर, यानी अंग्रेज़ी की लेक्चरर के लिए आप एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे। और किसको लिखेंगे, जिसको लिखेंगे वो यहाँ पे लिखा होता है टू के बाद में, टू द प्रिंसिपल महात्मा गांधी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर। इनको आपको संबोधित करते हुए लिखना है। और आपका नाम क्या है वो भी दिया हुआ है, यू आर गीता, कि आपका नाम जो है वो आपका नाम लिखेंगे आप गीता, लिविंग इन जयपुर, और आप जयपुर में रहते हैं। जो मैंने आपको लेटर लिखने का तरीका समझाया था पहले, एप्लीकेशन लिखने का तरीका समझाया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आप किस तरह से लिखेंगे अपने पत्र को। जब हम पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हम अपना पता लिखते हैं। यहाँ पर ऊपर देखिए ये पता लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आपको एक लाइन यहाँ पे बीच में छोड़नी होती है, फिर आप लिख देते हैं डेट, यानी पता पहले नंबर पे लिखा, फिर एक लाइन छोड़ी, उसके बाद में आपने लिखा डेट, फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे बीच में, और उसके बाद में आप स्टार्ट करेंगे अपने पत्र को। आपने लिखना शुरू कर दिया, द प्रिंसिपल महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर। फिर आपने किसको संबोधित किया, प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल का पूरा नाम और एड्रेस आ गया। उसके बाद में जब हम प्रिंसिपल के बारे में बता रहे हैं, प्रिंसिपल को संबोधित कर दिया, फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट, यानी विषय, किस विषय के बारे में वो एप्लीकेशन है, फिर वो आ जाता है 4th नंबर पे। तो पॉइंट वाइज देखेंगे तो पहले एड्रेस आ गया 1st नंबर पे, 2nd नंबर पे हमने हमारी डेट डाल दी, 3rd नंबर पे हमने प्रिंसिपल को, जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में लिखा, तो ये तीसरी चीज़ हो गई, और 4थे नंबर पर हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो ये 4 चीज़ें कंप्लीट हो गई। 5वें नंबर पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम सैल्यूटेशन लिखते हैं कि हम किसको संबोधित कर रहे हैं, तो 5वें नंबर पे आ गया सर या मैडम। उसके बाद में 6ठे नंबर पे हमारा पूरा जो लेटर है उसकी बॉडी आ जाती है। ये भी मैंने आपको लिखना सिखाया हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिएगा किस तरह से लिखना है। और फिर योर्स फेथफुली, और नीचे क्योंकि ये एक रिज्यूमे है, यानी आप अपना पूरा बायोडाटा भेज रहे हैं, रिज्यूमे का मतलब होता है बायोडाटा, और वो आपने लिखा है इंक्लूसिव, कि मैं इसके साथ में लगा के भेज रहा हूँ। उसके बाद में पूरा पत्र लिखने के बाद में आपने अपना यहाँ पे रिज्यूमे लिख दिया। जब भी आप अपना रिज्यूमे लिखेंगे तो ये पॉइंट्स आप याद कर लीजिए, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है, कि आपने अपना नाम लिखा, फिर आप अपना मेल एड्रेस लिखते हैं, फिर आप अपना घर का पता लिखते हैं पूरा, फिर आप अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखते हैं कि भाई आपने क्या क्या कर रखा है, फिर अदर्स कोई अगर एक्स्ट्रा चीज़ कर रखी हो तो वो आप लिख देंगे, फिर आप लिखेंगे अनुभव की, अगर कोई आपको किस चीज़ का अनुभव है, फिर आप अपनी उम्र लिखेंगे, और लास्ट में लिखेंगे इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। तो इन पॉइंट्स को भी आप याद कर लीजिए, कि पहले नाम लिखेंगे, फिर मेल एड्रेस लिखेंगे, फिर अपना घर का पता लिखेंगे, फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखेंगे, फिर अदर लिख के जो भी चीज़ें आपको पसंद हो उसके बारे में लिखेंगे, फिर आप एक्सपीरियंस, अनुभव क्या है वो लिखेंगे, 7वें नंबर पर आप अपनी एज लिखेंगे, और 8वें नंबर पर आप अपना इंटरेस्ट और हॉबीज़ लिखेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। बाकी लिखना क्या क्या है वो ये सब चीज़ें इधर जो हैं बताई हैं मैंने आपको, यही लिखनी है। तो इस तरह से आपका रिज्यूमे यानी बायोडाटा भी आप साथ में संलग्न कर रहे हैं, एंक्लोज कर रहे हैं उस एप्लीकेशन के साथ में। अब जाके आपका पत्र जो है वो पूरा हुआ है। क्वेश्चन देखिए साथ में क्या है, इमेजिन यू आर अरुण और अरुणा लिविंग एट शास्त्री नगर अलवर, राइट ए लेटर टू द कस्टमर सर्विस ऑफ श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी किसको लिखना है आपको, राइट अ लेटर, टू के बाद में जो लिखा होता है उसको पत्र लिखते हैं। तो टू के बाद में क्या लिखा है, कस्टमर सर्विस ऑफ श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ तक। तो ये आपका आ गया कि इनको पत्र लिखना है।
किस बारे में लिखना है वो इसके आगे लिखा हुआ है। कंप्लेनिंग अबाउट द डिफेक्ट इन द रेफ्रिजरेटर परचेज फ्रॉम द स्टोर, कि आपने एक फ्रिज खरीदा है उनकी दुकान से, उसमें कुछ खामी है। ठीक है बच्चों, तो ये 2 चीज़ें समझ में आ गई पत्र पढ़ते ही। अब वही सब चीज़ें हम देखिए, पहले लिखेंगे पते को जो भेज रहा है यानी आपका पता, फिर हमने डाल दी डेट, फिर हमने संबोधित कर दिया कस्टमर सर्विस मैनेजर श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक्स और अलवर। फिर उसके बाद में ये पूरा कंप्लीट हो गया 3rd पॉइंट। तो 4थे पॉइंट पे हमने सब्जेक्ट लिख दिया रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर। 6ठे नंबर पे हमारा डियर सर आ गया। 7वें नंबर पे हमारा पूरा पत्र आ गया कि किस बारे में आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद में देखिए 8वें नंबर पे आपने ये लिखा कि भाई थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और अपना नाम और मोबाइल नंबर भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपना जो लेटर है वो यानी कि पत्र जो है उसको लिखा कंपनी को कि भाई आप शिकायत करना चाहते हैं उसके रिप्लेसमेंट के लिए। तो इस तरह से आप अपना जो पत्र है उसको ख़त्म कर लेंगे। तो बच्चों ये वैसे डिफ़िकल्ट नहीं है, लेटर एप्लीकेशन या फिर स्टोरी या जो भी अलग अलग चीज़ें हैं, नोटिस जो भी ग्रामर में आती हैं, आप चाहें तो इसके सेपरेट वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं जो सभी क्लासेस के बच्चे देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ते हो, अगर जो भी उनको ग्रामर में सीखना हो। अगर आपको लेटर लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा का सारा जो एक मॉडल पेपर मैंने समझाया है समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को आपके एग्ज़ाम के लिए गुड लक। आप अच्छे से अपना पेपर करके आइएगा, पेपर को पूरे को ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद आंसर्स लिखना शुरू कीजिएगा। सेक्शन A, B, C, D चारों सेक्शन आप अटैम्प्ट करिएगा। टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे और हर सेक्शन के जितने जितने क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैंने आपको कम्प्लीटली समझा दिया है। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो वीडियो और चीज़ें अच्छी लगी हों, समझ में आई हों, तो जाने से पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। अगर आपको हेल्पफुल लगा ये वाला पूरा मॉडल पेपर, तो एक और मॉडल पेपर जो मैं खुद अपने हाथों से सॉल्व करके आपको पूरा अपलोड करूँगी वो भी आप देख लीजिएगा, वो आपको संडे तक मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो बच्चों देखा आपने कितना आसान है। पूरे पेपर को अगर आप समझ जाएंगे तो आपके दिमाग में एक बात बन जाएगा कि हमारा ये जो पेपर है इसमें सेक्शन होने वाले हैं 4 यानी ABCD, और जो सेक्शन आपको सबसे ज़्यादा स्कोरिंग लगता है उसको पूरे सेक्शन को आप एक साथ करिएगा। लेकिन सेक्शन जब आप करते हैं तो पूरे क्वेश्चंस को एक साथ करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपियाँ चेक करे तो वो एकदम कन्फ्यूज़ नहीं होगी कौन से क्वेश्चन का आंसर आपने कहाँ लिख रखा है। एकदम क्रम से लिखेंगे तो चेक करने में भी एग्जामिनर को आसानी होगी और आपको भी पूरा ध्यान रहेगा कि आपने कितने क्वेश्चन जो हैं अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के मत आइएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि कुछ और अगर आपको पढ़ना हो तो मैं उसका भी आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। एडवर्टीजमेंट, नोटिस, ये सब चीज़ें ऑलरेडी मेरी बनाई हुई हैं, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और जाने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।